राजनीति टाइमिंग का खेल है। सही समय पर सही कदम उठाना ही राजनीति है। सही समय पर पाला बदलना, पुराने गिले शिकवे भूलना, नए दोस्त बनाना, दुश्मनी भुलाना और दुश्मनों को गले लगाना, यह सब कुछ राजनीति में शायद चलता है। 2020 चुनाव में जिन दोस्तों यानी एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, उन्हें 2022 में छोड़कर अपने राजनीतिक दुश्मनों से दोस्ती करने में नीतीश ने देरी नहीं की। अब जिस साल चुनाव होने हैं, उसी साल दोबारा से आरजेडी कांग्रेस को छोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती कर ली है। मौका देखकर रास्ते बदलना राजनीति का सबसे बड़ा दाव है। यही बात आरजेडी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को खटक रही है। हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो, ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे। डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या ये मुल्क बचेगा? क्या ये संविधान बचेगा? लालू जी की ओर से इस तरह की बात आज नहीं, पहले भी की जाती रही है कि बीजेपी गलत कर रही है। इसमें कहां से बीजेपी का सवाल है? लालू जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, यह मामला तब शुरू हुआ जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस वक्त लालू जी जेल तब गए जब उनके ही गठबंधन के लोग भारत की सरकार में भी थे। मुकदमा हुआ, फिर जेल गए, तो उस समय से यह मामला है इस तरह का। दरअसल आज ईडी ने लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब्स केस में पूछताछ की। सुबह 11 बजे से लगातार कई घंटों तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। इसको लेकर पूरे यादव परिवार में खलबली मची हुई है। ईडी की इस कार्रवाई को यादव परिवार केंद्र और नीतीश सरकार का षड्यंत्र मान रही है। लालू यादव से ईडी की पूछताछ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य काफी आहत है। उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि उनके पिता को खरोंच भी आई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरह का एक ट्वीट उन्होंने और किया है। उसमें वो ईडी के अधिकारियों पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा रही हैं। वो बता रही हैं कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं है और वो बिना सहारे नहीं चल सकते, और ईडी बिना सहायक को अनुमति दिए ही पूछताछ करने लगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खास करके हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहां जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। रोहिणी आचार्य वैसे तो सिंगापुर में रहती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के मसले पर ट्विटर पर काफी एक्टिव हो गई हैं। हालांकि लालू परिवार के आरोपों को सत्ता पक्ष सिरे से नकार रहा है। सभी का लगभग यही मानना है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है जो पूछताछ के लिए किसी को भी समन कर सकती है। आप अपने लिए भ्रष्टाचार और घोटाला के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और तब अपेक्षा करते हैं कि कानून हमको कोई कार्रवाई नहीं करे। कानून सबके लिए समान है। इस प्रकार के लोग जब यह बात करें कि ईडी कार्रवाई पूर्वाग्रह से कर रही है, किसी के इशारे पे कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ईडी स्वतंत्र इकाई है। कानून जहां टूटेगा, और कौन नहीं जानता है
कि नौकरी के बदले जमीन ली गई है। कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लैंड फॉर जॉब मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच हुआ था। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उस वक्त रेलवे में नौकरी के नाम पर लोगों से जमीन ली जाती थी। ये जमीनें लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई थी। रेलवे की ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, जयपुर, हाजीपुर और कोलकाता जोन में दी गई थी। आरोप यह भी है कि लालू परिवार ने नौकरियों के बदले 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन मात्र 26 लाख रुपए में ले ली थी, जबकि सर्कल रेट के मुताबिक इन जमीनों की कीमत उस वक्त 4 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। यही नहीं, आरोप है कि नौकरी के बदले जमीन देने वाले लोगों को जमीन की कीमत का भुगतान कैश में किया जाता था। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि वो बिहार में कम सीटें जीतने के बावजूद हर बड़ी पार्टी उन पर दाव लगाती है। वर्ष 2020 के चुनाव में जेडीयू को 243 में से केवल 43 सीटें मिली थी। उन्हें बिहार में करीब 15.7% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी को 19.8% वोट मिला था और बीजेपी को इस चुनाव में 74 सीटें मिली थी। यह साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए आगे कर दिया था। हालांकि 2 साल बाद यानी वर्ष 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से मिले गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट दिया। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। इसी तरह से 2015 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार के सीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम सामने आया था। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 17.3% वोट शेयर के साथ 71 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी को 18.8% वोट शेयर के साथ 80 सीटें मिली थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद कम सीटों वाली जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने लालू की इस राजनीतिक दरियादिली का सिला वर्ष 2017 में दिया। नीतीश ने महागठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ हो लिए। देखा जाए तो पिछले करीब 9-10 वर्षों में कम सीटों वाली पार्टी होने के बावजूद बिहार के सीएम पद पर नीतीश कुमार ही दिखाई देते रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह समझने के लिए बिहार के राजनीतिक इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। 90 के दशक में हुए मंडल कमीशन से उपजे विवाद के दौर में देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए थे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यूपी और बिहार की राजनीति में हुआ था। वर्ष 1990 से वर्ष 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था। इस दौर में लालू प्रसाद यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ना किसी भी राजनीतिक दल के बस में नहीं था। पूरे देश में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जंगल राज का आरोप लगता रहा। यह वो दौर था जब पूरा बिहार जातिगत हिंसा में डूबा हुआ था। बिहार में अपराध अपने चरम पर था। अलग अलग जातियों ने अपनी अलग अलग सेनाएं तक बना रखी थी। लालू प्रसाद यादव के इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन सीएम पद पर ना रहते हुए भी लालू सीएम वाला काम करते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर सरकार चलाई। ऐसे दौर में नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया और इसके साथ ही साथ नीतीश ने आरजेडी से जुड़े हुए पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। वर्ष 2005 के चुनाव में जेडीयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि इस चुनाव में भी वोट प्रतिशत के हिसाब से आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वर्ष 2005 से 2010 तक के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था में कई बड़े सुधार किए थे।
बिहार में होने वाली जातीय संघर्ष पर काफी हद तक रोक लगाई। बिहार के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था, नीतीश ने उसको भी कम किया। यही नहीं, नीतीश कुमार ने अपने शासन में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। अपने इस तरह के कामों से नीतीश ने अपनी छवि सुशासन बाबू के तौर पर बनाई थी। बिहार के लोग भी लालू यादव के जंगल राज वाले शासनकाल से परेशान थे। ऐसे में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया। वर्ष 2010 में नीतीश कुमार को कार्यकाल में किए गए अच्छे कामों का फायदा मिला। उनका पार्टी वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। वर्ष 2010 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 243 में से 115 सीटें जीती थी, जबकि उनकी सहयोगी बीजेपी को इस चुनाव में 91 सीटें मिली थी। आरजेडी को इस चुनाव में मात्र 22 सीटें मिली थी। अपने इस कार्यकाल में किए गए काम और उन कामों से बनी सुशासन बाबू वाली छवि का फायदा नीतीश कुमार को आज भी हो रहा है। यही वजह है कि सीटें कम मिलने के बावजूद ज्यादा सीटों वाली पार्टियां उन्हें सीएम के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अपनी छवि का जो लाभ हुआ, वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। वजह यह है कि 2010 में ही नीतीश कुमार की पार्टी अपने चरम पर आ गई थी। देखा जाए तो धीरे धीरे अगले जितने भी चुनाव आए हैं, उनके नतीजों से पता चलता है कि नीतीश कुमार की साख बिहार में कम होती गई है। वर्ष 2010 में जेडीयू को 243 में से 115 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 22.6%। इसके बाद अगले चुनाव में जेडीयू की सीटें और वोट शेयर कम हो गया। 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली और इनका वोट शेयर 17.3% था। इसके बाद फिर अगले चुनाव में जेडीयू की हालत और खराब हो गई। 2020 के चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली और इनका वोट शेयर था 15.7%। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाले राजनीति कार्ड की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है। पिछले कुछ चुनावों में जेडीयू की हालत खराब होती आई है। अब एक बार फिर उन्होंने जो राजनीतिक खेल किया है, उसका लाभ या नुकसान क्या है, ये 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा।